पढ़ाई, कमाई और दवाई, इन तीनों चीज़ों को लेकर हम चल रहे हैं। यदि आपके आसपास समस्या आपसे रिलेटेड है तो सॉल्यूशन में भी जब तक आप शामिल नहीं होंगे तब तक उसका परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। हम समाज को या जनता को इस पोजीशन पे ले आए कि उनकी बहुत सारी उम्मीदें तो पॉलिटिशियन से ख़त्म हो चुकी हैं। जो राजनेता हैं वो आपके नौकर हैं और उनको बार बार आपके दरवाजे पे आना होता है। जो दादरी का विकास है वो तो ज्यों का त्यों ऐसे ही है। शुरुआत से जैसे पानी की जो समस्या है, जल निकासी की समस्या है, पीने के पानी की जो व्यवस्था है, लोग आज भी सीवर का दूषित पानी पीते हैं घरों में। तो ये समस्याएं ख़त्म क्यों नहीं हो रही, जबकि जो चरखी दादरी जिला है काफ़ी सारा पैसा सरकार को देता है। पिछले 5 साल में यहाँ 14 अरब से ज़्यादा पैसा 31 मार्च की जागरण की रिपोर्ट थी। उन्होंने बड़ा आर्टिकल यहाँ की सारे रेवेन्यू के बारे में लिखा। साल दर साल उन्होंने कैलकुलेट किया तो हर साल 3 अरब रुपया सरकार के खाते में जाता है यहाँ से। 15 अरब रुपए 15 अरब रुपये 1400 करोड़ से ऊपर की राशि हम लोगों ने पिछले 5 साल में सरकारी खजाने में जमा कराई है। लेकिन सरकार को 1500 करोड़ लेते हुए कम से कम ये सोचना चाहिए जिस क्षेत्र के स्वास्थ्य पे, जिस क्षेत्र के लोगों पे हम कोई असर डाल रहे हैं उनके लिए हम कुछ लेके आए क्या। विकास सिर्फ इस नाम पे नहीं हो सकता कि आपने पैसा जनरेट किया, 2-3 सड़कें बना दी। विकास का मतलब होता है आपके जीवन में क्या सुधार हुआ। और मैं तो कई बार मजाक में कहता हूँ कि पार्लियामेंट में जैसे ही दादरी का पत्थर लगा वहाँ पे विपक्ष मजबूत हो गया। भाई सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आशीष संगवान आपका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और इससे पहले हमने दीपक लांबा जी से जो सर हैं उनसे बातचीत की थी और कहीं ना कहीं इन्होंने अपने बारे में बहुत ही गहराई से अपना परिचय दिया था। अगर वो वीडियो अब तक आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे इनसे। दोबारा से एक बार हमारे साथ मौजूद हुए हैं। तो सबसे पहले तो लांबा साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू आशीष जी, पिछली बार भी आपसे अच्छी बात हुई जी। सर लांबा साहब आपसे बातचीत करें जो आज हम बात करेंगे, हालांकि काफ़ी सारे मुद्दे हैं बातचीत के लिए, तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आपसे बातचीत आगे करें। और आज का हम मेन जो है वो चरखी दादरी पे फोकस करेंगे, क्योंकि आप राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें उनके साथ जो उनका संघर्ष है उसमें उनके साथ रहे और काफ़ी करीबी भी हैं उनके। करीबी शब्द तो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन हमने पिछले 2 साल में जो यात्राएं 2 की और साथ में जो उन्होंने हर राज्य में जो चुनाव इंडिया अलायंस और कांग्रेस की तरफ से जो चुनाव लड़ा गया उसमें भी हमारी टीमों ने उनको समर्थन दिया और काम किया। तो मतलब ये है कि साथ काम करने के लिए ज़रूर हम एक साथ एक दूसरे के साथ आए, लेकिन ये नहीं कह सकते कि करीबी का मतलब होता है कि पर्सनल दोस्त हैं, उस तरह का रिलेशन नहीं है। संघर्ष के साथ ही रहे, संघर्ष के बिल्कुल साथी हैं। अभी भी हमने जो आपको बताओ भारत जोड़ो अभियान जो हमारा संगठन है उसने 158 जगह काम किया है, लोकसभा क्षेत्र अलग अलग में, और वहाँ काफ़ी जगह हमें सफलताएं भी मिली हैं, कई जगह असफलता भी मिली हैं। वो तो इस चुनावी प्रोसेस का पार्ट होता है। लेकिन हमारी टीमों ने कांग्रेस के बाहर के साथियों को जोड़ के इस बारे में बेहतरीन काम करके दिखाया है। और मुझे लगता है कि सिविल सोसाइटी का देश के इतिहास में इस चुनाव में सबसे अच्छा काम रहा है। सबसे अच्छा काम रहा है। लांबा साहब चरखी दादरी की अगर बातचीत करें अब, क्योंकि आपकी जो दावेदारी है वो चरखी दादरी से विधानसभा टिकट की है, तो आप सुना है कि जो है वो यात्राएं गाँव में कर रहे हो, तो कौन कौन से गाँव में आप यात्रा कर चुके हो अब तक और कौन कौन से गाँव में आप गए हो? देखिए, पहला तो ये है कि चरखी दादरी हमारा ज़िला है, लेकिन विधानसभा हमारा दादरी है। कॉमन उसमें हम कई बार विधानसभा भी चरखी दादरी कहने लगते हैं। चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में 2 विधानसभा, एक बारडा और एक चरखी दादरी। हम लोगों ने इसका नाम, जो यात्रा का नाम, विकसित दादरी संकल्प यात्रा रखा है। विकसित दादरी संकल्प यात्रा। संकल्प यात्रा जी। हमारा जो विकसित शब्द है ये मोदी जी के विकास से डिफरेंट है। हमारा विकसित शब्द सिर्फ 3 चीज़ों से मिलके बना है, जिसमें पढ़ाई, कमाई और दवाई, इन तीनों चीज़ों को लेके हम चल रहे हैं। यात्रा हमने 22 तारीख से शुरू की, 23 तारीख को हमने पहले दिन का रिव्यू किया और उसके बाद लगातार ये यात्रा आज हम बात करें, सुबह हम डोका मोजी
और डोका हरिया 2 गांव करके आए हैं। शाम को हम पैंतावास कला जाएंगे। इसी तरह करते करते हमने 9 गांवों को कर लिया है। आपके गांव चरखी में भी हम जा चुके हैं, जो आपका पैतृक गांव है। तो इस तरह ये जो प्रोसेस है ये 25 अगस्त तक लगातार जारी रहेगा। बीच में कुछ हमने रिव्यू डे रखे हैं। रिव्यू डे का क्राइटेरिया इसलिए रखा कि पहले दिन हम गए, उससे हम लर्निंग करते हैं कि किस तरह से लोग बात सुन रहे हैं, किस समय मिलते हैं। तो अभी हमने बिल्कुल जो भारत जोड़ो यात्रा थी, आपको पता होगा, उसमें हम 6 बजे सुबह शुरू कर देते थे, चलते थे, दोपहर के समय रेस्ट करते थे, शाम को फिर दोबारा चलते थे। तो वही पैटर्न हम यहाँ ले आए हैं। अच्छा। गाँव में हम सुबह 6:30 बजे पहुँच जाते हैं। 10 बजे तक हम यात्रा करके गाँव में डोर टू डोर जाके लोगों से मिल के वापस आ जाते हैं। और अभी हम यहाँ से 4 बजे अपने दफ्तर से जाएंगे और 8 बजे तक, जब तक दिन नहीं छिपता तब तक हम काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपने मुद्दे बताते हैं, जिन चीज़ों पे हम काम करना चाहते हैं वो लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और आ जाते हैं। यात्रा शब्द इसलिए किया क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस है और मुझे लगता है कि इसका भी हमने प्रथम चरण लिखा है। प्रथम चरण इसलिए लिखा है कि इसके चरण लगातार जारी रहेंगे। इन केस हम यहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की जो नौकरी, मैं अक्सर कहता हूँ मैं नौकरी लेने आया हूँ, ये नौकरी मुझे मिल जाएगी तो ये चरण भी आगे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं यदि यहाँ से जीत जाता हूँ और सत्ता में भी शामिल हो जाते हैं तो उसके बाद मैं इस चीज़ को छोड़ दूँगा। मैं चाहूँगा कि जहाँ मैं जा रहा हूँ ये कंटिन्यू करूँ। देखिए हर चीज़ का जो सॉल्यूशन है ना, जिसके बारे में मुझे काम करना है, जिन लोगों के आसपास केंद्रित करके मैंने उनकी समस्याओं को सुनना है और उनके सॉल्यूशन निकालने हैं। यदि आपके आसपास समस्या आपसे रिलेटेड है तो सॉल्यूशन में भी जब तक आप शामिल नहीं होंगे तब तक उसका परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। हमारे गांव 100 200 साल से बसे हुए हैं। जिस गांव में जो समस्या है, आप यदि ये पूछें कि समस्या क्या है, मान लेते हैं चरखी गांव की समस्या ही पूछ लें, तो जो लोग समस्या बताएंगे आप उनके बीच में बैठिए, वो आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। सिर्फ ये है कि वो सॉल्यूशन पे कुछ लोगों को काम करना होगा। वो काम करने की जिम्मेवारी, नौकरी एक एमएलए की होती है और मुझे लगता है कि एमएलए को इसी नाम की तनख्वाह और गाड़ी मिलती है कि वो ये जो यात्रा है, ठीक है, आपने विधानसभा सेशन अटेंड करना है, कानून जो बनने हैं उसमें अपनी भागीदारी देनी है, उसके अलावा आपको क्या काम है? फिर आप यात्रा करिए, जनता के बीच में रहो, जाइए, वहीं पे अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकते हैं जनता की समस्याएं सुधारने के लिए वो काम करिए। हाँ, नो डाउट हर बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत रहती है। एक समस्या ऐसी होगी जैसे पानी के पीने की समस्या है, ये लगभग मुझे लगता है कि हमारे सब गाँव की यूनिवर्सल सी प्रॉब्लम है। इसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। नो डाउट ग्रामीणों के पास सॉल्यूशन नहीं है तो हमारे पास बहुत से डिपार्टमेंट हैं जिनके पास बड़े बड़े अधिकारी हैं, इंजीनियर्स बैठे हैं, उनको साथ लाएंगे, टीम बनाएंगे। और मुझे लगता है यात्रा जो शब्द है इसलिए हमने चुना। नो डाउट इसको आप देखें तो ये यात्रा की शक्ल में हम नहीं चल रहे कि पीछे 200 लोग हैं, 300 लोग हैं और आगे आगे मैं चल रहा हूँ। यात्रा जैसे ये सोचते हैं तो ऐसी यात्रा का एक चित्रण सामने आता है। भारत जोड़ो यात्रा थी ऐसी, लेकिन उसमें था क्या, उसमें भी दोपहर के समय हम लोगों से मिलते थे। राहुल गांधी जो थे वो एक पर्टिकुलर ग्रुप से जो कि सोसाइटी में काम कर रहा होता था उनसे वो मुलाकात करते थे। अच्छा। तो ये यात्रा सिर्फ पैदल चलना नहीं था, देश को, समस्याओं को, लोगों को समझने का कारण भी था। तो जो हमारा हल्का दादरी है, नो डाउट हम 3 महीने से लगातार यहाँ सर्वे भी ऑलरेडी कर चुके हैं। समस्याओं की एक बुकलेट हमारे पास हर गाँव की है, लेकिन इस बार मैं ये चाह रहा हूँ कि लोगों के बीच जाऊँ, बात करूं, उन्हें अपनी शक्ल दिखाऊं, अपनी बात बताऊं कि मैं ऐसे ऐसे दादरी के बारे में कुछ करना चाहता हूं। तो वो करने के लिए यात्रा शब्द हमने यूज़ किया। सारे गांवों तक हम जाएंगे। लांबा साहब, आप गांव में जा रहे हो, जैसे आपने बताया कि मैं 9 गांव में जा चुका हूं, तो लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं और क्या आपसे बातचीत करके, जैसे ये होता है ना कि भाई हाँ, अगर आपको मौका मिलता है तो क्या वादे आप उनसे करते हो और वो क्या आपके सामने मांगे रखते हैं? देखिए, जब मैं उनसे बात करता हूँ, बहुत सी जगह हम समाज को या जनता को इस पोजीशन पे ले आए कि उनकी बहुत सारी उम्मीदें तो पॉलिटिशियन से ख़त्म हो चुकी है। जी, मैं उन्हें ये कहता हूँ कि मैं दादरी के बारे में ये कर दूंगा, तो पहला तो ये होता है कि जी ऐसी बात तो हमेशा से लोग कहते आए हैं, चुनाव के बाद आप भी भूल जाएंगे। तो जब जनता इस लेवल पे चली जाए कि उन्हें किस बात की कोई उम्मीद ही ना हो कि ये पॉलिटिशियन कुछ काम करेंगे, तो वो उम्मीद ना होना जनता के बीच में सबसे ज़्यादा अलार्मिंग मुझे लग रहा है। यदि आप अपने जिसको आपने काम दिया है, आपको ये विश्वास है पहले दिन से ही कि वो काम नहीं करेगा, तो आप उसके लिए कोशिश भी नहीं करेंगे। तो जनता से जब बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, पहला तो मैं कहता हूँ कि वो
मिलते ही ये कहते हैं कि कम से कम कोई आया तो, मतलब जो मैं सुनने के लिए आया, सुनने के लिए आया, बात करने के लिए आया। चलो जो नेता बनना चाहता है, नेता मैं बना नहीं, कोशिश में हूँ कि मेरे को वो पोजीशन जनता दे। लेकिन लोगों को पहले दिन तो ये लगता है कि अरे आप घूम रहे हैं, चलो कोई तो आया। पहली बात तो वो ये कहते हैं। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जो तुम कह रहे हो यार, जीतने के बाद, बनने के बाद तो कभी आओगे नहीं। तो ये विश्वास दिलाना आज की डेट में बहुत कठिन है कि मैं एक्चुअल में वो काम करना चाहता हूँ जो मैंने आपको कहा। तो मुझे सबसे ज़्यादा तो ये देख के मेरे को थोड़ा सा लगता है कि ये स्थिति बहुत ही मतलब निम्न स्तर पे है कि वो ये तो कह सकते हैं कि भाई तेरे और इसमें यदि वो ये कहें तू भी ये बात करता है, वो भी ये बात करता है, देखेंगे भाई तुम में से अच्छा कौन करेगा। दैट इज ए कंपटीशन की स्थिति। यदि वो हो तो राजनेता सुधर जाएंगे। क्योंकि लोगों के साथ पहले हुआ है लंबा साहब, लोग जो है एमएलए बने लेकिन बाद में धन्यवादी दौरे करने भी नहीं गए गांव में। काफ़ी सारे गांव ऐसे हैं जहाँ पे एमएलए की, एमपी की जो है उन्होंने फेस ही नहीं देखे कि उनके गांव में कोई नेता आया हो। इवन लोग तो ये कहते हैं कि यदि 5 साल में एमएलए 5 बार आ जाए तो भी हम खुश थे, साल में 1 बार। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो यात्रा शब्द है आने वाले समय में, अभी ठीक है मेरी पहचान भी इतनी बड़ी नहीं है क्षेत्र में, और आने वाले समय में जब आप समस्याओं पे बात करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जब चुनाव हो जाएगा उसके महीने 2 महीने में दोबारा से जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो मुझे लगता है समर्थन भी बहुत मिलेगा, और तब एक्चुअल में ये यात्रा होगी। यात्रा में मैं कुछ सुनूंगा, कुछ बताऊंगा, कुछ सॉल्यूशन करेंगे। आज की डेट में तो सिर्फ मैं वन वे है, मैं जाता हूँ, कुछ बात करता हूँ और उनकी समस्या सुन के आ जाता हूँ। उसको किसी सॉल्यूशन तक पहुँचाने का ना तो मेरे अंदर अभी काबिलियत है, ना पावर है, ना मेरे पास तंत्र है। लेकिन ये ज़रूर है, मुद्दों की समझ बन रही है, लोगों से मुलाकात हो रही है, और मुझे लगता है 5 साल में कम से कम ये विश्वास तो मैं ज़रूर स्थापित करने में कामयाब रहूँगा कि जो राजनेता हैं वो आपके नौकर हैं और उनको बार बार आपके दरवाजे पे आना होगा। लम्बा साहब, दादरी की जो पहचान है पूरे हरियाणा के साथ साथ देश में एक अलग से है, क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पहाड़ हैं, सबसे ज़्यादा खदान हैं, और जो अच्छे अच्छे क्वालिटी के पत्थर होते हैं वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि इवन अगर मैं बात करूँ, एक बार मैं दिल्ली में था तो किसी ने पूछा कि आप कहाँ से हो, तो मैंने कहा चरखी दादरी से। तो उन्होंने बोला कि जो ट्रकों वाली दादरी है वो, यानी कि इस क्षेत्र में ट्रक सबसे ज़्यादा हैं। तो खदान यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो नॉर्मल सी बात है, पैसा भी बहुत ज़्यादा है, हम सरकार को पैसा दे रहे हैं यहाँ से। तो फिर वो पैसा जाता कहाँ है? जो दादरी का विकास है वो तो ज्यों का तो ऐसे ही है, शुरुआत से जैसे पानी की जो समस्या है, जल निकासी की समस्या है, पीने के पानी की जो व्यवस्था है, लोग आज भी सीवर का दूषित पानी पीते हैं घरों में। तो ये समस्याएं ख़त्म क्यों नहीं हो रही, जबकि जो चरखी दादरी जिला है काफ़ी सारा पैसा सरकार को देता है? ये समस्या क्यों? आपसे पूछना तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि आप किसी पद पे नहीं हो, लेकिन फिर भी आपका जो ओपिनियन है वो हम जानना चाहेंगे। जी, ओपिनियन मैं पद पे ना रहते हुए यहाँ का नागरिक हूँ, यहाँ का वोटर हूँ, उसके हिसाब से तो मैं बता ही सकता हूँ। देखिए, दादरी के बारे में जो आपने मशहूर होने की बात कही, मैं तो ये कहूँगा कि दादरी का जो पत्थर है वो नई पार्लियामेंट में भी लगा है। हमारी रिपोर्ट्स में ये है, अखबारों ने ये लिखा है, और मुझे कहीं से ये भी लगता है कि हमारे जो दादरी के वोटर्स हैं वो इस मामले में ज़रूर जागरूक हैं कि उनको ये पता है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो जब आप बात करते हैं कि रेवेन्यू की, ये बात मैं बार बार आप लोगों के थ्रू भी कह चुका हूँ कि पिछले 5 साल में यहाँ 14 अरब से ज़्यादा पैसा, 31 मार्च की जागरण की रिपोर्ट थी, उन्होंने बड़ा आर्टिकल यहाँ की सारे रेवेन्यू के बारे में लिखा, साल दर साल उन्होंने कैलकुलेट किया, तो हर साल 3 अरब रुपया सरकार के खाते में जाता है यहाँ से। 15 अरब रुपये 15 अरब रुपये 1400 करोड़ से ऊपर की राशि हम लोगों ने पिछले 5 साल में सरकारी खजाने में जमा कराई है। जागरण की रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि सबसे छोटा जिला है, लेकिन रेवेन्यू में इसने रेवेन्यू जो है गुड़गांव और फरीदाबाद से भी ज़्यादा दिया है, पीछे छोड़ दिया। तो इसमें देखिए, मैं इतनी जानकारी मुझे है, राज्य में किसी भी क्षेत्र में मिलने वाला खनिज या प्राकृतिक संपदा उस राज्य की होती है। इसमें मैं कतई ये नहीं कह रहा कि वो ट्रेजरी में हमारे दादरी में जमा हो और वो पैसा यहाँ काम आए। देखिए, राज्य का पूरा अधिकार होता है, क्योंकि जब राज्य कलेक्टिव रूप से रेवेन्यू कलेक्ट करता है तो सारी स्कीमें भी जो पीपल सेंट्रिक स्कीमें हैं वो सरकार बनाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, यहाँ से पैसा 1500 लीजिए आप, देश के लिए, सरकार के लिए, हरियाणा के लिए आप स्कीमें बनाइए, लेकिन क्या उन स्कीमों में दादरी है? पहला सवाल। जी बिल्कुल। यदि आपने स्वास्थ्य के लिए, आपने कॉलेज खोलने के लिए, आपने अच्छी सड़कों के लिए रेवेन्यू जनरेट तो यहाँ से कर लिया, क्या उन स्कीमों में दादरी का हिस्सा है? और कई बार ये होता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट अच्छा
काम कर रहा है, आपको खजाना भर रहा है। देखिए पर्यावरण पे तो इसका इम्पैक्ट है, ट्राले चलते हैं, साउंड पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, धूल मिट्टी खूब उड़ती है। कुछ इनडायरेक्ट खतरे भी हैं। ट्रक चलते हैं तो हमारे बच्चों के भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं, स्कूल की बस भी कई बार टकरा गई हैं, सब तरह की बात है। कुछ फ़ायदे भी हैं, रेवेन्यू होता है, सरकार के खाते में तो पैसा जाता ही है, लेकिन लोगों को फ़ायदे ये हैं कि ट्रकों के थ्रू हमारी कुछ बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है, हमारे बच्चों को कम से कम ड्राइवरी की नौकरी तो मिल रही है। ट्रकों से हमारे को कुछ ना कुछ यहाँ पे जो लोकल लेवल पे है, कुछ ना कुछ दुकानें चल गई हैं, मिस्त्रियों का काम बढ़ गया है, ये सब कुछ है। लेकिन सरकार को 1500 करोड़ लेते हुए कम से कम ये सोचना चाहिए जिस क्षेत्र के स्वास्थ्य पे, जिस क्षेत्र के लोगों पे हम कोई असर डाल रहे हैं, उनके लिए हम कुछ लेके आए क्या। तो ये मैं अपना यहाँ का वोटर होने के नाते ये ज़रूर एक सवाल है कि क्या ये जो विकसित दासगिरी की बात हम करते हैं, जिसमें कमाई मुद्दा जो है, कमाई सिर्फ सरकार की नहीं, लोगों की भी कुछ कमाई हो। जो पढ़ाई की मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चों के लिए क्या नए स्कूल खुले, क्या ट्रेनिंग स्कूल खुले, क्या रोडवेज बसों में जो हैवी लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग होती है, जो नाम मात्र ट्रेनिंग चलती है, क्या ट्रक ड्राइवरों के लिए फ्री कुछ ट्रेनिंग कैंप लगे, उनकी स्वास्थ्य जांच के लिए कुछ सरकार ने किया। 10,000 ट्रक यहाँ चलते हैं जो लोकल लोगों के लिए खतरा भी हैं, और उसको चलाने वाले भी हमारे ही बच्चे हैं। तो क्या सरकार ने इस तरफ देखा? विकास सिर्फ इस नाम पे नहीं हो सकता कि आपने पैसा जनरेट किया, 2-3 सड़कें बना दी। विकास का मतलब होता है आपके जीवन में क्या सुधार हुआ। उसके लिए कोई चीज़ ऐसा नहीं कि आलीशान आपने मंदिर बना दिया, महल बना दिया, वो आपका विकास नहीं जी। हमने पार्लियामेंट में यहाँ से पत्थर दिया, और मैं तो कई बार मजाक में कहता हूँ कि पार्लियामेंट में जैसे ही दादरी का पत्थर लगा, वहाँ पे विपक्ष मजबूत हो गया। तो दादरी का कल्चर है कि यहाँ से कई बार, पिछली बार भी अपनी बात हुई थी, कई बार चांस ऐसा होता है कि सरकार के विपक्ष वाले लोग जीतते हैं, ये रहा है। लेकिन लोग जागरूक जरूर हैं, लोगों से मैं बात करता हूँ। देखिए जिस दिन बजट आया, विकास की बात कर लें, बजट में लोगों को ये पता है कि सरकार ने कुछ नहीं दिया, तो जागरूक है मतदाता, लेकिन उनकी उम्मीद टूट चुकी है, जो मैं बार बार कहता हूँ। तो जो विकास का नाम आप कह रहे हैं, 1500 करोड़ हमने दिए, 0 सन्नाटा हमारे को मिला जी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि यही विकास की बात मैं लोगों के बीच लेके जा रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर है, इस क्षेत्र के नुमाइंदे के रूप में यदि मैं पोजीशन पे बैठता हूँ तो ये अन्याय नहीं होगा। कैसे उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे आप? देखिए, लोकल एमएलए लगभग हर कमेटी का मेंबर बना दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी डिसीजन होंगे उसकी लोकल कमेटी में एमएलए मेंबर होगा बाई पेपर। लेकिन एमएलए जो है वो यदि वहाँ बात सही से नहीं रखता, अपने कुछ एजेंडों के लिए मान लो हो सकता है कई मीटिंग्स में एब्सेंट भी रह जाता है, और यदि हो सकता है कई कमेटियों में एमएलए को मेंबर ना बनाते हैं, तो पहली बात तो ये है कि हर डिसीजन में लोकल रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मुझे शामिल किया जाए। पहला अधिकार मेरा ये है। जिस दिन आप शामिल हो गए तो मेरे 2-3 जो मुद्दे हैं जिसमें मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई का मतलब सिर्फ बच्चों की पढ़ाई तक सीमित नहीं है, ट्रेनिंग भी है। जितने यहाँ मतलब मज़दूर काम करते हैं उनकी ट्रेनिंग, सेफ्टी ट्रेनिंग, ट्रक वाले हैं, खनन में मज़दूर काम करते हैं, बहुत सी जगह बाहर के स्टेट के हैं, हादसे भी होते हैं, काफ़ी हादसे होते हैं, बाहर की स्टेट के भी हैं। लेकिन जो मेरे विधानसभा में या मेरे ज़िले में आ गया, उसकी जिम्मेवारी तो कम से कम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के नेताओं की है, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो मैं तीनों चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। पढ़ाई की बात करता हूँ तो पढ़ाई में बड़े लोगों की भी पढ़ाई है, बच्चों के अलावा। कमाई की बात करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि इस सारे सिस्टम में हमारे पास दुनिया भर की अपॉर्चुनिटी है रोज़गार इकट्ठा करने की। रोज़गार इकट्ठा कैसे हो सकता है भाई? 10,000 आपके ट्रक चलते हैं, 2 साल में ट्रक नए खरीदते हैं लोग, 3 साल में नए ट्रक खरीदते हैं। टाटा, अशोक लीलैंड जैसी कंपनियों को यहाँ से कितना फ़ायदा है। 10,000 ट्रकों का ऑर्डर इस क्षेत्र के लिए जाता है, क्यों ना उनके एक सेकेंडरी कारखाने, सेकेंडरी वर्कशॉप्स यहाँ खुले। वो बाहर से सिर्फ इंपोर्ट करके ले आते हैं दूसरे स्टेट से, कोई इनका वेयर हाउस बने, कुछ भी बने। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका आपका ऑयल जो है, इंजन ऑयल से लेके जो क्रैशर्स में ऑयल है, ग्रीस है, वो इतने बड़ी क्वांटिटी में यहाँ यूज़ होता है। तो उनके मालिकों से बात की जा सकती है कि हमारे यहाँ भी आप शुरू करिए कुछ, आपका ट्रांसपोर्टेशन बचेगा, हमारे लोग आपको ठीक ठाक काम करके देंगे। तो रोज़गार के अवसर जनरेट करना
प्लानिंग करना, सरकारी अफसरों के साथ मिलकर बात करके अच्छे प्लान बनाना लोकल रिप्रेजेंटेटिव की ड्यूटी है। तो पहला मैंने आपको बताया, हर कमेटी में स्थान यहाँ के एमएलए का होना ज़रूरी है। एमएलए की नीयत ये हो कि उसके लिए पढ़ाई, कमाई और दवाई एजेंडा हो। दवाई के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं ये कहूँगा कि जितना यहाँ नॉइस पोल्यूशन होता है, देखिए मैं 13 साल पूरे देश में घूमा हूँ। मेरे साथ के बहुत से लोग साइंटिस्ट हैं, इंजीनियरिंग की है, अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की है, और विदेशों में भी कुछ लोग हैं, एनवायरमेंटिस्ट जो हैं, जो बड़े लेवल पे काम करते हैं। यदि मैं कहूँ भारत जोड़ो अभियान, रवि चोपड़ा करके उत्तराखंड के बहुत बड़ा नाम है पर्यावरण के क्षेत्र में, तो बड़ी बड़ी कमेटी, वो हमारे मेंटर हैं। तो ऐसे लोग भी हैं जो ये भी बता देंगे कि ये जो साउंड पोल्यूशन है या ये जो नॉइस पोल्यूशन है, जो भी ये यहाँ से धूल मिट्टी उड़ती है, इससे लोगों के स्वास्थ्य पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो उसका कंपनसेट कौन करेगा? उसका कंपनसेट यदि देश को हम यहाँ से रेवेन्यू दे रहे हैं, हम यहाँ से खनिज दे रहे हैं, तो कंपनसेट के मामले में हमारे को यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी चाहिए। असलियत ये है कि यदि किसी को गांव में पेट का दर्द हो जाए तो उसको हिसार जाना पड़ता है। बिल्कुल, या हिसार या रोहतक जी, सीधा जो हॉस्पिटल से रेफ़र कर देते हैं। हाँ, तो आप देखिए, जब छोटी छोटी दिक्कतों के लिए भी हमें दूर जाना पड़ रहा है, तो पहला कमेटी का मेंबर एमएलए हो। दूसरा, विकास का मतलब सिंपल ये नहीं कि पैसा दो जेब में आ जाए, दो किसी की और की जेब में चला जाए। विकास का मतलब खान के मालिक बन जाओ, ये विकास नहीं। विकास है कि तीनों सेक्टर्स पे हमें सोचना होगा। मैं यदि यहाँ रहा तो जितने फील्ड में लोग हैं उनकी बेहतरीन ट्रेनिंग, रोजगार के अवसर, और उनका जो कंपनसेट है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, दवाई का मामला सिर्फ दवाई तक नहीं, छोटे हॉस्पिटल भी बनाने हैं। मैं गाँव में जाता हूँ, किसी भी हॉस्पिटल में कोई भी हॉस्पिटल ये क्लेम नहीं कर सकता हमारे पास स्टाफ पूरा है। स्टाफ पूरा क्यों नहीं है? क्या हमारे पास स्किल्ड लोगों की कमी है? जी, काफ़ी सारी मात्रा में, काफ़ी, लेकिन वहाँ पे कोई वैकेंसी क्रिएट नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको लोकल गवर्नेंस को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना पड़ेगा। जो हम ग्राम सभा की बात हमेशा से कहते आए हैं, गांव की जितनी संस्थाएं हैं, सरपंच उसका एग्जीक्यूटिव हेड होता है, उनकी पावर्स होनी चाहिए, सब एग्जीक्यूटिव डिसीजन वो लें, लेकिन कभी कभार ग्राम सभा के भी उसमें दखल अंदाजी हो। एमएलए असलियत में ग्राम सभाओं का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जी, ग्राम सभाएं जितनी हैं, हमारे यहाँ 65 गांव हैं, 65 गांव की जितनी ग्राम सभा का मतलब, ग्राम सभा की कोई भी ऐसी नहीं है कि कौन मेंबर है कौन है। ग्राम सभा का सीधा सा एक लाइन का सार ये है, जो भी बंदा 18 साल से ऊपर है वो ग्राम सभा का मेंबर ऑटोमेटिकली है। तो ग्राम सभाओं का रिप्रेजेंटेटिव एमएलए है। तो इनकी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। लोकल समस्या, लोकल सॉल्यूशन, एमएलए को हर पार्ट में मेंबर बनना, विकास के नाम पर वो चिन्हित कर ले कि उसको क्या क्या चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुश्किल काम है। थोड़ा लगेगा लोगों को कि ये टांग अड़ा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 6 महीने में ये सारी चीज़ें, क्योंकि समस्या तो सर कोई भी हम नया काम करते हैं ना, भीड़ से हट के जब भी हम कोई काम करते हैं तो समस्या तो ऑटोमेटिक सी बात अभी उत्पन्न होती है। तो जो ये समस्या आपके सामने भी आएगी या फिर आ चुकी होगी, तो उसको कैसे हैंडल आप कर पाएंगे? देखिए, समस्या मेरी इंडिविजुअल यदि मैं मान के चलने लगूंगा तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समस्या और सॉल्यूशन सब पब्लिक का है, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सलाह लेते रहना, सलाह देते रहना और मिल मिला के सॉल्यूशन पे पहुँचना। अब यदि गांव में मान लो मैं आपको कहूँ कि जी गांव में नालियों में पानी भरता है ना, और वो गंदा पानी परेशान करता है, वाटर लॉगिंग है, सॉल्यूशन भी गांव से ही मिलेगा। लोगों को पता है कि ये ठीक कैसे होगा। सिर्फ उसमें क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कि जिसकी वो ड्यूटी थी वो कर्मचारी आके काम नहीं करता। अब सीधी बात है, एक तरीका तो ये हो सकता है, कर्मचारी क्यों नहीं आता भाई, उस पर दंड लगाओ। उनकी भी अपनी संस्था है, अपनी यूनियंस हैं, उनकी भी एक संख्या है। मान लेते हैं कर्मचारी जो जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, 64 गांव हैं, 3-3 भी हुए, 2-2 भी हुए, तो भी 150 लोग हुए। क्या 150 लोगों को बुला के एमएलए बात नहीं कर सकता कि भाई आपको काम करना होगा, आप अपनी समस्याएं बताओ, किस वजह से आप काम नहीं कर पाते? हो सकता है उनके पास वो औजार ही ना हो जिससे उन्होंने नालियाँ साफ़ करनी हो जी। तो दोनों तरफ की बात सुनेंगे, और जो न्याय संगत जैसे पंचायतें होती आई हैं अपने यहाँ, न्याय संगत सॉल्यूशन की तरफ लोगों को लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए 100% किसी पे ब्लेम करके कोई समस्या निकलेगी नहीं। भाई सफाई कर्मचारी कहेगा जी ये पॉलीथीन डाल देते हैं नाली में,
है ना, गांव वाले कहेंगे ये टाइम पे नहीं आता, तो दोनों की बात सुनेंगे। और मुझे लगता है जो मैं पिछली मीटिंग में भी अपनी बातचीत में मैंने कहा, सरकारी तंत्र हमारा मित्र है। हाँ, मित्र की समस्या सुनेंगे और समय समय पे हो सकता है उसको थोड़ा सा पुश भी करेंगे कि काम क्यों नहीं करता, ठीक है। तो दोनों तरह की बात करके हम सॉल्यूशन निकालेंगे। लेकिन ये बात मैं ज़रूर जानता हूँ, समस्या जिसकी है सॉल्यूशन भी उसके आसपास ही केंद्रित है। जी बिल्कुल। चलिए लंबा साहब, जो बातचीत है वो हमने आपसे की, और जो दादरी का जो मुद्दा है, जो आपने बताया कि भाई इनकम ऑफ सोर्स यहाँ पे ज़्यादा है और जो उसका समाधान है वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा, उसके बारे में काफ़ी गहराई से आपने पब्लिक के सामने जो आपके विचार हैं वो रखे। तो और भी आपसे भविष्य में बातचीत करते रहेंगे समय समय पे। तो लंबा साहब थे हमारे साथ, इनसे हमने खास बातचीत की, और दादरी को लेके फ़िलहाल मैदान में है और लगातार जो है वो यात्रा कर रहे हैं, अनेक गाँवों में जा रहे हैं, 9-10 गाँव में जा चुके, और रेगुलरली 1-2 गाँवों को पैदल यात्रा में वहाँ पे घूम रहे हैं, लोगों से उनका रिव्यू ले रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं वो भी इन्होंने हमारे साथ शेयर किया। तो और भी ऐसी ऐसी जो वीडियो है वो आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका जो बेल आइकन है वो बेल आइकन भी दबा ले। नमस्कार, मैं आशीष साहू, चरखी दादरी, हरियाणा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। धन्यवाद जी। थैंक यू।